Okay, welcome back, students. Today, this is the physics class for 12th, and today we will study about uh, polarization. Today, we will study about polarization density. So, first of all, we will talk about what is the polarization density. यानी कि polarization density जो है वो क्या है, what is the definition of polarization density and what is the formula to find polarization density, यानी कि polarization density का फॉर्मूला क्या होगा उसके बारे में अपन इसकी स्टडी करेंगे. ओके. Today's topic is polarization density. Today's topic is polarization density. यानी कि polarization density क्या होता है? I already told you when we put any dielectric medium between two charged plates. जब भी अपन कोई चार्ज प्लेट्स है उसके अंदर बीच में अगर अपन डाइलेक्ट्रिक मीडियम पुट करते हैं एट दैट टाइम और डाइलेक्ट्रिक विल बी पोलराइज्ड, यानी कि अपना जो डाइलेक्ट्रिक होता है वो क्या हो जाता है, पोलराइज्ड हो जाता है. उसके जो अंदर के जो डाइपोल है, जो छोटे छोटे डाइपोल है, वो डाइपोल सेल्फ स्ट्रेचिंग एंड रीओरिएंटेशन दोनों प्रोसेस हो जाती है उसके अंदर, और उस वजह से अपन बोलते हैं कि डाइलेक्ट्रिक जो है वो क्या हो जाता है, आपका पोलराइजेशन हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन हो जाता है. अब देखो डाइपोल है तो डाइपोल है, जहाँ पे डाइपोल होगा तो वहां पे क्या होता है, आपका डाइपोल मोमेंट होता है. जहाँ डाइपोल होता है वहां पे क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है. इस तरीके से डाइपोल मोमेंट, जहां आपका डाइपोल होगा वहीं पे क्या होगा, डाइपोल मोमेंट होगा. सपोज आपका ये डाइलेक्ट्रिक है एंड सपोज दिस इज द डाइलेक्ट्रिक मीडियम एंड हियर सपोज दिस इज माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस. एट रूम टेम्परेचर you can see these dipoles are oriented randomly, यानी कि इनकी कोई फिक्स लोकेशन नहीं है, इनका फिक्स कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है, डाइपोल मोमेंट की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, सब कुछ ना ऐसे मतलब बिखरे हुए रहते हैं. बट सपोज we are applying an electric field, external electric field. Suppose we are applying an external electric field like this. When we apply external electric field, then the dipoles of dielectric, ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है ना, इसके जो डाइपोल्स है उनमें स्ट्रेचिंग एंड रीओरिएंटेशन बोथ प्रोसेस विल अकर टुगेदर. तो ये अपने आप को थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, और इनकी जो अब जैसे कि इसका नेगेटिव साइन है वो तो पॉजिटिव की तरफ हो जाएगा, पॉजिटिव साइन है वो इस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, और इनका रीओरिएंटेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा. जब आपके डाइपोल जो बिखरे पड़े रहते थे, जैसे कि कोई डाइपोल आपका ऐसे है तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन ये होगी. सपोज वी हैव अनदर डाइपोल, उसकी ना डायरेक्शन सपोज करो इस तरीके से, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो इसके मोमेंट के क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन. बोथ विल बी कैंसिल टू ईच अदर. तो नेट जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या रहता है, इसका जीरो रहता है. कब, इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले जो डाइपोल मोमेंट है आपके जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसका जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या रहता है, आपका जीरो रहता है, दैट विल बी इक्वल टू जीरो. But now we are applying an external electric field, so dipole of this dielectric material will be stretching and reoriented, and there will be net dielectric moment like this. ये देखो इसका डाइलेक्ट्रिक मोमेंट इधर होगा, इसका भी इधर होगा, इसका भी डाइलेक्ट्रिक मोमेंट. आपको पता ना डाइपोल मोमेंट जो है वो उसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर होता है डाइपोल के अंदर.
ये अपन ने पहले से ही पढ़ा हुआ है। ये इसका डाइपोल मोमेंट होगा माइनस क्यू से प्लस क्यू। कोई भी डाइपोल हो उसका जो डाइपोल मोमेंट है वो नेगेटिव से पॉजिटिव साइन की ओर होता है। तो यहाँ पे इस केस में अपने पास बहुत सारे जो डाइपोल मोमेंट है और उसका एक नेट डाइपोल मोमेंट बन जाता है। नेट डाइपोल मोमेंट बन जाता है इस केस में व्हेन वी अप्लाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट कंडीशन नेट डाइपोल मोमेंट विल नॉट बी जीरो। आपका जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो जीरो नहीं होगा, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। वहां पे कुछ ना कुछ नेट डाइपोल मोमेंट आएगा आपका। Now we will talk about what is polarization density. The polarization density is dipole moment per unit volume, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में जितना डाइपोल मोमेंट होगा that will be called polarization density. The induced dipole moment developed per unit volume of dielectric when placed in an external electric field is called polarization density. Dipole moment per unit volume. Dipole moment per unit volume is called in presence of external electric field is called polarization density. यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल मोमेंट है। जैसे टोटल वॉल्यूम सपोज करो 10 है आपके पास, टोटल जो वॉल्यूम है सपोज करो 10 है, और टोटल जो पोलराइजेशन हुआ है सॉरी टोटल जो डाइपोल मोमेंट है वो सपोज करो 100 है। तो आपसे मैं पूछूं कि पर यूनिट वॉल्यूम में बताओ डाइपोल मोमेंट कितना हुआ, व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम, देन यू विल डिवाइड बाय 10 to 100, then it will be equal to 10. This means per unit volume dipole moment in per unit volume is 10. This is the polarization density. ये क्या होती है, इसकी polarization density होती है। अब ये क्या यूजफुल है, पोलराइजेशन डेंसिटी से सबसे बड़ा फायदा अपने को बेनिफिट ये है कि इससे अपने को पता चल जाता है कि अपने पास मान लो कोई टू टाइप के डाइलेक्ट्रिक है, टू टाइप के मटेरियल है, तो पोलराइजेशन डेंसिटी जिसकी ज्यादा होगी उसका पोलराइजेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे आपको मैं एक नॉर्मल एग्जांपल समझाता हूं, देखो suppose that we have two types of dielectrics. First is water and the second is glass. And suppose करो इनका साइज जो है वो छोटा बड़ा है, साइज इज नॉट सेम, एंड suppose that अपन इन दोनों को अपन ने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। We will put these two dielectric material in the external electric field. What will happen when we put these two dielectrics in external electric field? Then there will be polarization effect on both dielectric medium. दोनों तरह के मीडियम में इस तरीके के इफेक्ट आएंगे, ये भी पोलराइजेशन आएगा, इसमें भी पोलराइजेशन आएगा। सपोज करो इस पे पोलराइजेशन आ गया 5, ठीक है, एंड सपोज करो इस पे पोलराइजेशन हुआ वो कितना हुआ 100। अब आपसे मैं पूछूं कि किसकी पोलराइजेशन किस में ज्यादा है। आई एम आस्किंग टू यू ए क्वेश्चन,
वेयर विल बी द मोर पोलराइजेशन बिटवीन दीज टू मटेरियल। आपको बताना इन दोनों मटेरियल में पोलराइजेशन किसका ज्यादा है। तो ऑब्वियसली यू विल टेल मी 100 इज ग्रेटर देन 5। आपका जो 100 है वो 5 से क्या ग्रेटर है। देन यू विल से सर पोलराइजेशन विल बी मोर मोर बी ग्लास, कि आपका जो पोलराइजेशन है वो किसका ज्यादा होगा, ग्लास का ज्यादा होगा। लेकिन इससे अपने को पता नहीं चलेगा कि ग्लास का पोलराइजेशन ज्यादा है कि या वाटर का ज्यादा है। अपन देखेंगे कि पर यूनिट वॉल्यूम में किसका पोलराइजेशन ग्रेटर है, उसका अपन, ये वाटर आपने 5 आया इसका पोलराइजेशन, क्योंकि ये आपने वॉल्यूम क्या लिया इसका, थोड़ा सा वॉल्यूम लिया, वेरी स्मॉल वॉल्यूम, दिस इज अ वेरी ग्रेटर वॉल्यूम, इस वजह से इसका पोलराइजेशन ज्यादा दिखाई दे रहा है। आप ये मत देखो कि कौन सा पोलराइजेशन वैसे ज्यादा है वैसे कम। किसका पोलराइजेशन ज्यादा है इसका ये पता चलेगा कि पर यूनिट वॉल्यूम में, यानी आप इसका भी पर यूनिट वॉल्यूम लो, 1 यूनिट वॉल्यूम लो, और इसका भी पर यूनिट वॉल्यूम लो। सपोज करो इसका पर यूनिट वॉल्यूम ले लिया और इसका भी पर यूनिट वॉल्यूम ले लिया। अब इन दोनों में से जिसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा वही आपका ग्रेटर माना जाएगा। तो पर यूनिट वॉल्यूम आपको पोलराइजेशन फाइंड करने से आपको पता चलेगा कि विच डाइलेक्ट्रिक is more polarized than another dielectric। तो ये है बच्चों पोलराइजेशन डेंसिटी। एंड द ऑलवेज रिमेंबर पोलराइजेशन डेंसिटी जो है उसको अपन P से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से। ओके, नाउ यू वांट इट इज डिनोटेड बाय P। आप कैपिटल P से देखो, पोलराइजेशन डेंसिटी क्या है, डाइपोल मोमेंट ही तो है। कि पोलराइजेशन डेंसिटी क्या है, डाइपोल मोमेंट ही तो है। अच्छा, डाइपोल मोमेंट को अपन किससे रिप्रेजेंट करते थे, P से, तो इसको भी किससे रिप्रेजेंट कर दिया, P से, क्योंकि ये भी, अच्छा ये अपना पर यूनिट वॉल्यूम में डाइपोल मोमेंट है, लेकिन है तो डाइपोल मोमेंट, सो वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय P से रिप्रेजेंट कर रखा है इसको। अच्छा, सपोज दैट डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ सरफेस एरिया A। मान लो आपके पास जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो आपने ली है, suppose area of dielectric slab is direct slab B A and thickness B D, surface charge density is sigma P। टोटल चार्ज देखो इस तरीके से, आपको मैंने पहले ही बता रखा है, जैसे कि आपके पास ये 2 प्लेट है, सपोज करो दिस इज अ पॉजिटिव प्लेट एंड दिस वन इज नेगेटिव प्लेट, एंड बिटवीन दीज plates we have a dielectric material, and due to external electric field there will be negative sign and here will be positive sign, and due to polarization, suppose और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नोड। अपन ने जो ओरिजिनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या आपका ई नोड है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। हमने जो अप्लाई किया है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वो अपना ई नोड। एंड यू नो व्हाट, in the dielectric medium there is also positive and negative, so in opposite direction there will be also a polarized electric field, yeah, electric field due to polarization EP, but the direction will be opposite to EO या E नोट जो भी है, इसके दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी आपकी अपोजिट होगी। अगर आपसे मैं पूछूं, इफ आई आस्क यू व्हाट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा,
So here net electric field, suppose let assume net electric field is E. मीन नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या अपना E है, एंड E विल बी E नोट माइनस EP. आई विल राइट हियर E नोट माइनस EP. ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा. ठीक है. ओके, सपोज एरिया ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, मान लो इसका जो सरफेस एरिया वो है कैपिटल ए, एंड द थिकनेस इज D. मान लो ये जो थिकनेस है वो क्या मान ली मैंने एक बार के लिए D मान ली. एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, देखो बच्चों हमने जो वी आर इंसर्टिंग ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन दीज टू प्लेट्स एंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट्स सपोज सिग्मा. मान लो इस पे प्लस सिग्मा और इधर जो है क्या है माइनस सिग्मा. ड्यू टू इंडक्शन, ड्यू टू पोलराइजेशन, there will be another surface charge density on dielectric medium, but it will not equal to sigma, it will less than sigma, and suppose this is sigma p and the surface area is capital E. ठीक है. और ये जो टोटल चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज या फिर ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है, टोटल चार्ज है, इसको अपन मान लेते हैं क्या है QP. टोटल चार्ज जो है क्या अपना QP. अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सिग्मा P, तो आप क्या बताओगे? सिग्मा P की वैल्यू बताओ. तो ध्यान रखो बच्चों, सिग्मा P जो है, सिग्मा P का मतलब है चार्ज डेंसिटी या फिर पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, पर यूनिट एरिया में चार्ज कितना है, वही अपना क्या है सिग्मा P होगा. तो देखो यहाँ सिग्मा P ये जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना मान रखा मैंने एक बार के लिए QP, और तो इसका एरिया क्या है पर यूनिट चार्ज बोला है ना, तो इसका ये आ जाएगा. ठीक है. तो सिग्मा P इज इक्वल टू हो जाएगा QP अपॉन A. ये आपको ध्यान में रखना. ऑलवेज रिमेंबर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सिग्मा P, इट इज द इक्वल टू QP अपॉन A in the case of dielectric when it is inserted between two opposite charged plates. Okay, now what? Suppose dipole moment, अगर आपसे मैं पूछता हूं कि यहाँ पे जो टोटल डाइपोल मोमेंट है वो कितना है, तो देखो डाइपोल मोमेंट कितना होगा इसके बारे में अपन को थोड़ी सी बात करनी है. तो इन फर्स्ट चैप्टर वी स्टडीड अबाउट डाइपोल. देखो डाइपोल मोमेंट अपना ये होता था P इज इक्वल टू होता था 2a इंटू Q. 2a माइनस और प्लस के बीच की डिस्टेंस बिटवीन नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, इट विल बी इक्वल टू 2a. ये है ना जो अपना वो 2a के इक्वल था. और Q क्या था, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव में से कोई भी एक चार्ज ले लो, वो अपना क्या हो जाता था Q होता था. I think you remember that. Here same condition is here. इधर देखिए इधर ये तो नेगेटिव चार्ज और ये वाला क्या है पॉजिटिव चार्ज. ओके. इस चार्ज को देखो अभी मैंने आपको बताया था, मैंने इसको क्या माना है QP. P का मतलब चार्ज ड्यू टू पोलराइजेशन, मैंने यहाँ पे QP मान रहा है. ठीक है. तो अगर मैं ना टोटल पोलराइजेशन निकालना है, टोटल पोलराइजेशन नहीं, total dipole moment, I want to find now total dipole moment. Then it will be equal to, देखो डाइपोल मोमेंट फाइंड करने का ये फॉर्मूला होता है 2a, यानी कि दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस लो, तो डिस्टेंस कितनी है D, तो ये तो D आ जाएगा. और चार्ज आपने क्या माना है QP, तो साथ में क्या आ जाएगा QP आ जाएगा. तो ये जो टर्म है ये भी आपको ध्यान में रखनी है. अब आ जाओ वापस पोलराइजेशन डेंसिटी. क्या बताई थी मैंने पोलराइजेशन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम. पोलराइजेशन डेंसिटी क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम में जितना डाइपोल मोमेंट है वही पोलराइजेशन डेंसिटी. अगेन लिसन टू मी केयरफुली. पर यूनिट वॉल्यूम में जितना भी पर यूनिट वॉल्यूम में जो भी डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन डेंसिटी. तो मान लो पोलराइजेशन डेंसिटी को मैंने एक मिनट को इरेज कर देते हैं इसको.
सपोज दैट पोलराइजेशन डेंसिटी अपन मैं P से करता हूँ, तो पर यूनिट वॉल्यूम में जो डाइपोल मोमेंट है, यानी कि टोटल डाइपोल या फिर नेट लिख देते हैं, नेट डाइपोल मोमेंट अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम, तो नीचे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। ठीक है, देखो P नेट डाइपोल मोमेंट आपने क्या फाइंड किया, QP इंटू डी। सो आई कैन राइट हियर QP इंटू डी। वॉल्यूम, देखो कोई भी चीज का वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम फाइंड करने का एक ही मेथड है, जैसे कि एरिया ले लो और हाइट ले लो। जैसे कि आपको पता है जो सिलेंडर होता है, जैसे इस शेप पे मान लो वो सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर क्या है, एरिया, बेस एरिया, और हाइट क्या होगी इसकी, एच। वही सेम चीज यहाँ पे आपने ना, यहाँ पे एरिया क्या ले रखा है, ए, बट हाइट नहीं है। यहाँ हाइट की जगह अभी बताया था ना, यहाँ पे क्या थी, डी, यानी डिस्टेंस, थिकनेस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू डी, एरिया इंटू डी, डी से डी कट जाएगा, P इक्वल टू आ जाएगा QP अपॉन ए, और QP अपॉन ए किसके इक्वल है, सिग्मा P के। तो यानी कि जो पोलराइजेशन डेंसिटी है, इसको अपन इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। पोलराइजेशन डेंसिटी जो है, इट इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी, या फिर पर यूनिट सरफेस एरिया में जितना चार्ज है उतनी ही वो उसकी पोलराइजेशन डेंसिटी होगी। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये आपको रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ये जो छोटा सा डेरिवेशन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, ये पूरा जो कंप्लीट डेरिवेशन, ये तो मैंने अभी देखो समझाया आपको, और ये जो पूरा कंप्लीट डेरिवेशन है, ये इसके आपको मैं पिक वगैरह वो भेज दूंगा, या फिर आपके पास ऑलरेडी होगी तो उससे आप लोग फेयर नोटबुक में कर लेना। इसको समझ में आना ज़्यादा जरूरी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट our topic is electric susceptibility. Before discussing electric susceptibility, first of all we have to study about electric displacement. इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट के बाद में ही अपने को पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, एंड इसका जो एक्चुअल मीन जो है वो क्या है, और इसका जो फॉर्मूला है जो कि अपनी जो बुक में डायरेक्ट दे रखा है, एक्चुअल में वो फॉर्मूला कहाँ से बनेगा और कैसे आएगा। Before I study susceptibility, first of all we have to learn about electric displacement. So students, I already told you that when we put any dielectric medium between two charged plates, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इसको अपन रखते हैं, देयर विल बी ए पोलराइजेशन इफेक्ट। वहाँ पे क्या होता है, पोलराइजेशन होता है। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट देयर विल बी स्ट्रेचिंग बिटवीन चार्जेस। जैसे कि आपका जो डाइपोल है, डाइपोल का जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, वो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, थोड़े से डिस्प्लेस हो जाते हैं, जैसे इस तरीके से। सपोज करो दिस इज पॉजिटिव प्लेट एंड दिस इज नेगेटिव प्लेट, एंड वी आर इंसर्टिंग ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम, और ये मान लो डाइपोल आपका माइनस है और ये क्या है, प्लस है। तो जब अपन ने इसको बिफोर इंसर्टिंग बिटवीन दीज प्लेट्स, प्लेट में रखने से पहले ये प्लस और माइनस है ना, वो एक दूसरे के पास पास में थे। लेकिन जैसे मैंने इसको इसमें अंदर पुट किया, तो ये जो पॉजिटिव साइन है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, वो इस नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यू नो दैट अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर, बट हियर दिस नेगेटिव चार्ज विल अट्रैक्ट टू दिस पॉजिटिव टू इन दिस साइड। तो इनके बीच में थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, यानी कि ये जो दोनों चार्ज है वो एक दूसरे से थोड़े से दूर चले जाते हैं, और इसी ये जो फिनोमिनन होती है, इस फिनोमिनन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। वी विल कॉल इट इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। ओके, और देखो डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। पोलराइजेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान में रखना ये चीजें। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, पोलराइजेशन
पोलराइजेशन यानी पी। पोलराइजेशन क्या बताया था अभी मैंने आपको ये तो बताया था कि पर यूनिट वॉल्यूम में डाइपोल मोमेंट कितना होगा। तो डाइपोल मोमेंट क्या था, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी थी। तो पोलराइजेशन भी क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, दैट इज आल्सो विल बी वेक्टर क्वांटिटी। एंड द डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट जो है चार्जेस का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, नाउ सिग्मा पी, अभी देखो अपन ने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, आपको शायद याद होगा, P इक्वल टू आया था अपने पास लास्ट में सिग्मा पी, ये आया था लास्ट, जो इससे पहले जो टॉपिक किया था अपने पोलराइजेशन में, उसके अंदर जो वैल्यू है P इक्वल टू इट वाज इक्वल टू सिग्मा P। आफ्टर डूइंग दिस यू नो P इज ए वेक्टर क्वांटिटी, P क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो आप इसके ऊपर क्या लगा सकते हो, इधर वेक्टर लगा सकते हो लाइक दिस। लेकिन जब आप इधर वेक्टर लगाओगे, लेकिन सिग्मा डेंसिटी, डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, डेंसिटी तो क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। फिर ये तो बात हजम नहीं हो रही। इसका मतलब वेक्टर फॉर्म में ये फॉर्मूला इतना ही अगर अपन यहाँ पे वेक्टर लगा के छोड़ देते हैं, दिस इज नॉट करेक्ट, क्योंकि ये तो वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, कन्फर्म है, डेंसिटी है, डेंसिटी कभी भी वेक्टर नहीं होता है। और उधर मैं कह रहा हूँ कि अपना जो पोलराइजेशन डेंसिटी जो है, पोलराइजेशन डेंसिटी जो आई है ये वाली, ये क्या अपनी वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि पोलराइजेशन डेंसिटी पे मत ध्यान दो, पोलराइजेशन डेंसिटी, पोलराइजेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो फिर ये गड़बड़ होगी, ये इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो इसका स्टूडेंट सॉल्यूशन ये हो सकता है कि जो अपना जो पोलराइजेशन है उसकी जो डायरेक्शन है वो इधर है, जो डाइपोल मोमेंट है, जैसे इधर आपका माइनस आया होगा और इधर आपका क्या आया होगा, प्लस। तो जो P की डायरेक्शन है वो आपकी इधर होगी, दिस डायरेक्शन विल बी P। तो मैं मान लेता हूं कि इस डायरेक्शन में इधर एक यूनिट वेक्टर है n के। अब देखो फॉर्मूला तो अपने पास यही है, P इक्वल टू सिग्मा P, लेकिन अगर वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये बात कुछ सेट नहीं हो रही। तो अब मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ P डॉट एन कैप इक्वल टू सिग्मा। अब देखो एन कैप क्या, एक वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, P इज आल्सो वेक्टर, और इन दोनों वेक्टर का क्या हो रहा है, यहाँ पे बीच में डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। वी आर डूइंग डॉट प्रोडक्ट बिटवीन P एंड एन कैप। ये बात तो रिसेट हो सकती है कि ये भी वेक्टर और दो वेक्टर का अपन क्या कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। वी आर डूइंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अच्छा, आपको मैंने 11th क्लास में भी बताया है कि इफ वी हैव टू वेक्टर्स a डॉट b देन a b cos थीटा, दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। कि जब भी अपन कोई भी टू वेक्टर्स है और उन वेक्टर्स का अगर अपन डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो जो क्वांटिटी आती है वो कौन सी क्वांटिटी आती है अपने पास, स्केलर क्वांटिटी आती है, दैट विल बी स्केलर क्वांटिटी। तो वो इस चीज यहाँ पे हो रही है, देखो ये भी एक वेक्टर और ये भी क्या, एक वेक्टर, और इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है ये क्या आ गया, स्केलर आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं, वेक्टर फॉर्म में आप इसको ऐसे लिखोगे, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट, आप लोगों को शायद मैंने जब अपन ने कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था तो उस टाइम में मैंने आपको बताया था कि आउटसाइड यानी इधर और इधर बोथ साइड आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या रहता है, जीरो रहता है। नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या आता है आपका, जीरो आता है। अच्छा, बट इनसाइड इस प्लेट की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस नेगेटिव की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो दोनों का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहाँ प्लेट के ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या अपनी सिग्मा है। तो अब बात करते हैं अपन आगे की। यहाँ थोड़ा सा मामला अलग है। यहाँ देखो अपन ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है वो अपन ने क्या माना था, ई नोट, और डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो अपोजिट है ना वो अपन ने क्या मान रखा है, ईपी, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या माना अपन ने, ई, और ई क्या आया था, ई नोट माइनस ईपी, ई इज इक्वल टू ई नोट माइनस ईपी। ये अपने पास कंडीशन दे रखी है इसमें।
ये जो कंडीशन है ना, दिस इज अ गिवन। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब बात ऐसी है कि अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई नोट, ई नोट की वैल्यू बताओ। तो ई नोट यानी कि ये ई नोट यानी कि ई नोट का मतलब है कि यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो मैंने क्या मानी है, सिग्मा। तो यानी कि ई नोट का फॉर्मूला ये लिख सकते हो आप, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। आप चाहो तो ना लास्ट जो लेक्चर करवाया था मैंने उसमें आप देख लेना पीछे के नोट्स में, या आपको मिल जाएगा फॉर्मूला जब कैपेसिटर समझाया था तभी। अच्छा, ईपी, भाई ईपी का फॉर्मूला भी कुछ कुछ ऐसा ही होना चाहिए, बट मैं सिग्मा नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, बिकॉज हियर इज द चार्ज डेंसिटी सिग्मा, बट ईपी क्या चीज है, ईपी है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, एंड डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या अपना ईपी है। और इस ईपी को यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी वो अपन ने क्या मानी थी, सिग्मा पी। तो मैं देखो ना सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नहीं लिखूंगा, आई विल राइट इट सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, तो ई वेक्टर देखो यहां से ई वेक्टर क्या है, ई नोट माइनस ई पी। चलो एक बार इसको वेक्टर क्वांटिटी मत लिखो, इसको ऐसे लिख दो। ई नोट की वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। ईपी की वैल्यू क्या है, सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नोट। एलसीएम ले लो तो ई की वैल्यू आ जाएगी अपने पास सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये आएगा अपना ई। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं इधर, ये अब बकवास चल रही है। ये आ गया अपने पास। तो E इक्वल टू आ गया सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नोट। ये सिग्मा पी, सिग्मा पी की व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा पी, सिग्मा पी की क्या वैल्यू होगी, ये अपने को थोड़ा सा इस इक्वेशन से देखेंगे। यहाँ से ये वैल्यू है सिग्मा पी, ये वैल्यू पुट कर दो। E इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी की वैल्यू है पी डॉट एन के अपॉन में क्या चल रहा है, एप्सिलॉन नोट। ठीक है, अच्छा इसको भी चलो वेक्टर फॉर्म में चेंज करके देखते हैं। तो मैं ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब ये होगा मैं ई के ऊपर वेक्टर तो लगा सकता हूँ। लेकिन फिर से एक प्रॉब्लम आ गई, सिग्मा स्केलर है। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट भी क्या होता है, स्केलर ही होता है। तो ये दोनों मिलके भी क्या बनाएंगे, स्केलर क्वांटिटी। और एप्सिलॉन नोट भी क्या है, स्केलर। और आप यहाँ पे क्या लगा रहे हो, वेक्टर लगा रहे हो। बात सेट हो नहीं रही। तो चलो इसको वेक्टर, इसको ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इधर भी अपन जो वही सेम प्रोसेस अपन यहाँ पे है ना यूनिट वेक्टर का क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखो मैंने क्या किया, यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑलवेज विल बी स्केलर क्वांटिटी। तो यानी कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होना चाहिए, और इक्वल में क्या आ रहा है अपने पास, स्केलर ही आ रहा है। तो ये बात अब ठीक लग रही है, ये सही है। अब आप क्या कर सकते हो, सिग्मा नोट, सिग्मा नोट को आप इधर लेके आ सकते हो। तो यहाँ पे क्या बन सकता है, एप्सिलॉन नोट ई वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू सिग्मा माइनस पी डॉट एन कैप। ये माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। ये आ जाएगा। अच्छा, एन कैप जो है, एन कैप को आप कॉमन ले लो उधर साइड में, तो आपके पास बचेगा एप्सिलॉन नोट ई वेक्टर प्लस पी वेक्टर और डॉट में क्या लगा सकते हो, एन कैप इज इक्वल टू सिग्मा। अब ठीक है, यहाँ पे जो ये क्वांटिटी आती है
एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, इस क्वांटिटी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। इसी से अपन है ना इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं और इसको अपन डिनोट करेंगे कैपिटल डी से, इस तरीके से। ये P1 नहीं है यहाँ पे ना, P वेक्टर। दिस इज इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, तो मैंने इस क्वांटिटी को मान लिया D, इसको क्या मान लिया D, और आगे क्या है n कैप है। देखो यहाँ पे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं D डॉट n कैप इज इक्वल टू क्या आ गया, सिग्मा आ गया। यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं अपन इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। वो इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी वो स्टार्ट होगा। अब बात करेंगे अपन इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या है। तो देखो डिवाइड करो डी को ई से, मतलब आप है ना मैग्नीट्यूड लो, देखो रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डी एंड ई। डी और ई का जो रेशियो है, मैग्नीट्यूड यानी कि वेक्टर क्वांटिटी को छोड़ देना है, ओनली आपको मैग्नीट्यूड लेना है। तो D अपॉन E इज इक्वल टू D की वैल्यू क्या आ गई, देखो यहां से अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो D बचेगा, तो n कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है, और इक्वल में क्या है सिग्मा, तो D की जगह तो क्या लिख देंगे अपन सिग्मा। E की वैल्यू बताओ क्या है, E आपका देखो ये रहा, यू कैन सी इट वेरी वेल, दिस इज और E, ये अपना E है। तो E की जगह आप ना ये लिखो सिग्मा माइनस सिग्मा पी और अपॉन एप्सिलॉन नोट। ये वाला जो एप्सिलॉन नोट है ना ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर तो आ जाएगा एप्सिलॉन नोट, नीचे आ जाएगा सिग्मा माइनस का सिग्मा पी, डी अपॉन ई सिग्मा एप्सिलॉन नोट अपॉन सिग्मा पी। यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, करेक्ट। ओके, अच्छा, एक प्रीवियस जो अपन ने पढ़ा था उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में मैंने आपको बताया था। आई टोल्ड यू अबाउट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहाँ से देखो, सही इतने से चलते रहता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का अभी ना जस्ट पहले वाला जो टॉपिक है उसमें अपन ने ये कहा था कि ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये किया था अपन ने, सॉरी ये नहीं आएगा, रिड्यूस्ड यानी कि ई नोट माइनस ईपी, ये आएगा रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो स्टूडेंट्स, ई नोट की वैल्यू बताओ क्या है, ई नोट की वैल्यू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, देखो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, ई नोट की नीचे वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, ईपी की वैल्यू क्या है सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नोट, है या नहीं। एप्सिलॉन नोट कॉमन ले सकते हो, तो आपके पास कुछ इस तरीके से ये फॉर्मेट आएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नोट, से एप्सिलॉन नोट क्या हो जाएगा कैंसिल, आपके पास ये आएगा। दिस इज आल्सो द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अपन इससे भी अपन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यू कैन सी दैट सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस सिग्मा, देखो ये रहा सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस सिग्मा पी, है ना, सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस सिग्मा पी। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, के लिख सकता हूँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हियर आई कैन राइट डी अपॉन ई इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नोट, ये अपने आगे इसकी वैल्यू, और डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस ई को भी आप इधर लेके जा सकते हो, डी की एक और वैल्यू आ गई के एप्सिलॉन नोट ई,
अच्छा, डी की एक पहले भी थी अपने पास वैल्यू, ये रही, ये भी डी की वैल्यू और वो भी किसकी वैल्यू, डी की वैल्यू। देखो मैग्नीट्यूड लेके देखो, वेक्टर हटा दो, मैग्नीट्यूड ले लो, तो मैग्नीट्यूड लोगे तो एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, और यहाँ पे ये अलग से फॉर्मूला है। बट जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट है वो आपका क्या होगा, इक्वल ही होगा, दैट विल नॉट बी चेंज। तो मैं इन दोनों को क्या लिख सकता हूँ, इक्वल लिख सकता हूँ। तो ये आ जाएगा आपका, इसको उसके इक्वल रखो, ओनली मैग्नीट्यूड ले लो इसका, इसको उधर ले जाओ तो P इक्वल टू आ जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ई माइनस एप्सिलॉन नॉट ई। एप्सिलॉन नॉट ई क्या आ रहा है, कॉमन, एप्सिलॉन नॉट ई ले लिया कॉमन, अंदर बच गया के माइनस 1। अब आप देख सकते हो कि जो पोलराइजेशन डेंसिटी P है वो किस पे डिपेंड कर रही है, एक तो एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड कर रही है, एक ई पर, और एक वैल्यू हो रही है हमारे पास के माइनस 1, इस पर भी डिपेंड करेगी। तो स्टूडेंट्स आपको पता चल गया होगा कि ये जो P जो है अपना, जो पोलराइजेशन वेक्टर है या पोलराइजेशन डेंसिटी है, इट डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द परमिटिविटी ऑफ स्पेस। तो इसके बारे में तो आपको पता है कि स्पेस की परमिटिविटी पर डिपेंड कर लिया, ठीक है, अच्छी बात है, कर लिया। तो फिर ई क्या है, रेड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पे डिपेंड करता है पोलराइजेशन। साथ में एक नई वैल्यू और निकल के आई हमारे सामने, एंड इसका जो नाम है वो है के माइनस 1। इस वैल्यू का नाम क्या है, एक नई है के माइनस 1। के के बारे में आपको अच्छे से पता है, के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका होता है, डाइलेक्ट्रिक का होता है, और ये हर डाइलेक्ट्रिक का क्या होता है, अलग अलग होता है। इसका मतलब पोलराइजेशन डेंसिटी वो भी आपकी अलग अलग डाइलेक्ट्रिक की क्या होगी, अलग अलग होगी। और इस क्वांटिटी को हमने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी का मतलब ये है कि कोई अपने अंदर पोलराइजेशन को कितना होने दे सकता है, यानी कोई ना कितना सहनशील है। ससेप्टिबिलिटी मतलब कोई ना अपने अंदर कितने चेंजेस ला सकता है। जब अपन उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो जो ज्यादा चेंजेस ला सकता है, इसका मतलब उसकी ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है, और जिसके अंदर चेंजेस कम आएंगे, यानी कि जिसका पोलराइजेशन कम होगा, इसका मतलब ये होगा कि उसकी जो ससेप्टिबिलिटी है वो क्या है, आपकी कम है, लो है। तो ये वाली जो क्वांटिटी है इसको हमने अलग से क्या नाम दिया, ससेप्टिबिलिटी। इसका जो सिंबल है ना वो ऐसे होता है, इसको बोलते हैं साई। इसको क्या बोलते हैं, साई। साई का सिंबल है ये, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, और इस किसके इक्वल है, के माइनस 1। इसको हमने एक अलग से नाम दे दिया के माइनस 1, तो यहाँ पे साई लिख दो। तो P इक्वल टू आ गया साई। साई की वैल्यू क्या होगी, P अपॉन एप्सिलॉन नॉट E। अब देखो बच्चों, एग्जाम में इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी से रिलेटेड दो तरीके के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। एक तो कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, मतलब इसको डिफाइन कर दो, और दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि आप है ना इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी और ये जो है ना, ये क्या नाम है इसका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इन दोनों के बीच का रिलेशन बताओ या फिर रिलेशन फाइंड करो। बस इस दो तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट है ना, ये आपके कोई ज्यादा काम की चीज नहीं है, हालांकि मेरे को समझानी पड़ी क्योंकि फिर आप कहते हैं कि सर ये कहाँ से आ गया फॉर्मूला ये वो, तो इसलिए मेरे को ये बताना पड़ा कि ये फॉर्मूला यहाँ से आया है। हालांकि इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट के बारे में कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया आपसे, तो क्वेश्चन दो चीजों के बारे में पूछा गया। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी को डिफाइन करो, डिफाइन इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो आप इस फॉर्मूले से ना इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी को डिफाइन कर सकते हो। देखो डेफिनेशन बनाओ इसकी, इसकी देखो डेफिनेशन ये बन सकती है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी की, कि द रेशियो ऑफ पोलराइजेशन टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। देखो इस तरीके से आप इसकी डेफिनेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ।
द रेशियो ऑफ पोलराइजेशन the ratio of polarization to epsilon naught times of electric field is called electric susceptibility of dielectric मीडियम या फिर ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ये डेफिनेशन आप बना देना इसको। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप इसके बीच का ये रिलेशन फाइंड करो। तो रिलेशन फाइंड करने का एक दूसरा तरीका भी है जो कॉमनली वही यूज करते हैं अपन। हालांकि ये इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट से भी करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है और ये थोड़ा सा अपने सिलेबस से बाहर की चीज़ है, तो इसको अपने वो नहीं करना चाहिए ज़्यादा। अपन थोड़ा सा वो वाला ही देख लेते हैं जो दूसरा मेथड है। कैसे अपन इसका जो रिलेशन है वो अपन डिफाइन करेंगे। रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इसके बीच का रिलेशन फाइंड करने का दूसरा तरीका है, वो देख लो आप लोग। 2-3 फॉर्मूले वो आपको याद रखने। स्टार्टिंग में एक तो मैंने आपको बताया था P की वैल्यू ये बताई थी एप्सिलॉन नॉट साई को ऐसे लिखना आपको, एप्सिलॉन साई दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट, अभी प्रूफ किया था ये मैंने। दूसरा K का आपको मैंने डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट का अपने फॉर्मूला ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन रेड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये 2 फॉर्मूले अपन ने देखे हुए हैं। अच्छा, तीसरा फॉर्मूला आपको पता है ई नोड, ई ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, और चौथा फॉर्मूला अपने पास है सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन। क्योंकि ये 4 फॉर्मूले एंड इन चारों से अपन है ना ये डिफाइन करेंगे, सॉरी ये रिलेशन अपन बनाएंगे इसमें। तो ई का फॉर्मूला क्या था, ई इज इक्वल टू अपीयर देखो ओरिजिनल माइनस ये देखो डाइलेक्ट्रिक के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको बताया था ना मैंने, जैसे मान लो ये डाइलेक्ट्रिक है और आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो वो ओरिजिनल आपका ये, और ये प्लेटें हैं, ये इधर पॉजिटिव है, इधर आपका ये नेगेटिव है। ई नॉट अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे आपका नेगेटिव पॉजिटिव, तो इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है ईपी। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपन ने क्या फाइंड किया था, ई नॉट माइनस ईपी। वही फॉर्मूला है, पीछे वाला कोई नई चीज नहीं है। तो E इक्वल टू आ गया अपने पास ई नॉट माइनस ईपी। ई नॉट की जगह ई नॉट की वैल्यू रख दो, ई नॉट की जगह तो एक बार ई नॉट पढ़ा रख दो। ईपी की वैल्यू क्या है, सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन। ईपी की वैल्यू क्या है, सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये अपने पास आ गया सिग्मा पी की वैल्यू आ गई। सिग्मा पी की जो वैल्यू है, तो हियर यू कैन सी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी, और ई नॉट माइनस ईपी की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अभी अपन ने एक टॉपिक में पहले अपन ने पढ़ा था पोलराइजेशन, जो डेंसिटी का फॉर्मूला फाइंड किया था। देखो आपको याद होगा शायद, P इज इक्वल टू ऊपर तो था QPD और नीचे आया था वॉल्यूम आया था उस टाइम एरिया इंटू डी, फिर इसको कट किया था तो QP अपॉन डी आया था, जिसको अपन ने क्या नाम दिया था, सिग्मा पी। याद होगा शायद आपको, पोलराइजेशन डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा पी। तो P है ना वो सिग्मा पी के क्या इक्वल है, तो अपन एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ P किसके इक्वल है, एप्सिलॉन नॉट साई E, एप्सिलॉन नॉट साई E अपॉन में क्या आ गया एप्सिलॉन नॉट। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल।
सो फाइनल E इक्वल टू E नॉट माइनस जाई E। डिवाइड होल इक्वेशन बाई E। E से पूरी इक्वेशन को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। E से E को डिवाइड करेंगे तो E अपॉन E, देखो पूरी इक्वेशन देखो ये थी आपके पास इक्वेशन। एक सेकंड रुकना, देख रहा हूँ दिख रहा है क्या आप लोगों को? यस। तो E इक्वल टू E नॉट माइनस साई। E का डिवाइड करो तो E का अपन यहाँ डिवाइड करेंगे, हियर आल्सो एंड हियर इज आल्सो। E से E क्या हो जाएगा, कैंसिल। E नॉट अपॉन E ये किसके इक्वल है, देखो E नॉट अपॉन E नॉट माइनस EP, और E नॉट माइनस EP किसके इक्वल है, E नॉट माइनस EP आपको पता है E के इक्वल है, यानी कि E नॉट अपॉन E किसके इक्वल है, K के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, K आ जाएगा, और माइनस, अच्छा सॉरी यहाँ पे x जाई और E और है, तो यहाँ पे E और है, तो E से E क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ पे बचेगा जाई। तो जाई को इधर ले आओ, K माइनस 1। ये रिलेशन है जाई और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में। दिस इज द रिलेशन बिटवीन जाई एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये रिलेशन स्टूडेंट्स एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो आप है ना वो जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट है उससे मत करना, आपको ना इस मेथड से इसको करना है। और ये जो फॉर्मूला है, ऑलवेज रिमेंबर दिस फॉर्मूला, यहां से इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी की शुरुआत होती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज नाउ capacitance of a parallel plate capacitor with dielectric material ये है अपने पास क्वेश्चन। सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। जैसे यहाँ पे मैं आपको डायग्राम समझा देता हूँ, देखो या इधर देख लेते हैं डायग्राम। ये मान लो अपने पास कोई पैरेलल प्लेट है, हियर इज पॉजिटिव चार्ज, हियर इज नेगेटिव चार्ज, एंड मान लो यहाँ पे अपने पास एक डाइलेक्ट्रिक है, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट इज small d, and thickness of dielectric material is small t। ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम की जो थिकनेस है वो स्मॉल टी है, और जो दोनों जो कैपेसिटर है ना अपना, उसके बीच की जो दोनों प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या अपनी स्मॉल टी है। इसका जो एरिया है डाइलेक्ट्रिक का वो देखेंगे अपन, क्या मानेंगे बाद में, छोड़ो उसको। अच्छा, यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी है वो आपकी सिग्मा है। अच्छा, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे मान लेते हैं आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अंदर में इस साइड में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा EP, और आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा आपका E नोट, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है E वो हो जाएगा आपका E नोट माइनस EP। यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या हो गया आपकी सिग्मा P और माइनस सिग्मा P। और बोलो, मेरे हिसाब से ये सही है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छा, इसमें एक चीज समझने वाली बात ये है कि आपसे मैं ना समझ रहा इस कंसेप्ट को, अगर मान लो ये डाइलेक्ट्रिक नहीं होता है, सपोज देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तब आप कहते हैं कि जो आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी डिस्टेंस तक है, D डिस्टेंस तक है। देखो यहाँ पे भी देखो मैं पॉइंट लगा रहा हूँ, मान लो ये नहीं है, सपोज करो ये आपका नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी E नोट है, E नोट E नोट E नोट E नोट E नोट E नोट E नोट। अगर आपसे कोई पूछे कि E नोट कितनी डिस्टेंस तक है, तो आप कहते हैं D डिस्टेंस तक है। अच्छा, अब मैंने ना इंसर्ट कर दिया डाइलेक्ट्रिक,
अब आपसे मैं पूछता हूँ कि क्या ई नोड अभी भी डी डिस्टेंस तक है या नहीं? चलो चेक करते हैं। देखो यहाँ पे ई नोड है, यहाँ ई नोड है, यहाँ ई नोड है, लेकिन जैसे आप डाइलेक्ट्रिक के अंदर जाओगे तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर ई नोड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ई है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाता है, फिर वापस आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो जाता है ई नोड। यानी आउटसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आपका ई नोड है, बट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आपका ई है। तो अब बोलो, अब आप ये कह सकते हो क्या कि ई नोड है वो पूरी डी डिस्टेंस तक है? नहीं, ये कंप्लीट डी डिस्टेंस तक नहीं होगा। सो व्हाट? तो फिर आप क्या कहोगे इसमें? मैं ये कहूंगा कि आपका जो ई नोड है, यहां तक आपका ई नोड है और यहाँ आपका क्या है? ई नोड। तो ये डिस्टेंस कितनी है? देखो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल डी, और ये डिस्टेंस है टी। तो अब मैं कहूंगा ई नोड जो है आपका वो डी माइनस टी डिस्टेंस तक है। इस डी में से इस टी को माइनस कर दो, तब आपका ई नोड वर्क कर रहा है। और ई वर्क कहाँ कर रहा है? ई आपका देखो यहां से लेके यहां तक, इसके बीच में ही आपका क्या होगा? ई होगा। तो ई आपका कहाँ वर्क कर रहा है? केवल टी थिकनेस तक। तो ये तो है ई नोड के लिए, और ये होगा ई के लिए। ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका टी इतनी दूर तक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और बाहर की तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट है। ये चीज थोड़ी सी समझ लेना, ध्यान में रखना। चलो अब इसका डेरिवेशन करते हैं अपन। देखो अपन ने ना ऐसा डेरिवेशन एक पहले भी किया था। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, केवल इतना ही किया था, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लेकिन उसमें केवल अपने पास क्या था? उसमें केवल ये था कि बीच में डाइलेक्ट्रिक नहीं था। तो उस टाइम जो फॉर्मूला था कैपेसिटेंस का सी नोट, वो ये था एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी। ये फॉर्मूला था सी नोट का, एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी था, ये अपने पास फॉर्मूला था। तो दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। ओके। अच्छा स्टूडेंट, एक बार के लिए मान लो कि यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी अपन ने क्या मानी? सिग्मा, और जो टोटल चार्ज है वो क्या मान लेता हूँ मैं? क्यू। अगर आपको ना जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, अपना जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा यहाँ पे? ई नोट। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आपका? ई नोट ही तो है। तो ई नोट क्या होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। ये तो आता है ई नोट की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। सिग्मा क्या? चार्ज डेंसिटी, यानी कि पर यूनिट एरिया में चार्ज कितना है। तो सिग्मा को आप लिख सकते हो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट अपॉन में क्या आ जाएगा? ए। दिस इज द वैल्यू ऑफ ई नोट। ये किसकी वैल्यू है? ई नोट। ई नोट क्या है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन अप्लाई कर रहे हैं वो क्या है? अपना ई नोट है। अच्छा दूसरी चीज ये कि अपने पास जो ई है इसकी क्या वैल्यू होगी? तो ई नोट की वैल्यू तो निकाल दी कि जो अपना ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आ गया। अब बोलो भाई ई की वैल्यू क्या है? ये अपने मान लेते हैं एक बार के लिए इक्वेशन फर्स्ट है। ई की वैल्यू क्या है? ई नोट माइनस ई पी, ये तो होगा ई। अच्छा दूसरी बात, आपको मैंने एक के का फॉर्मूला बताया था, ई नोट माइनस अपॉन रेड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? ये फॉर्मूला बताया था। इसको आप इधर ले जाओ, के को आप नीचे ले आओ। ये इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट सेकंड कर लेना आप लोग। ई नोट माइनस ई पी हो गया ई नोट अपॉन के, ये यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। ई नोट माइनस ई पी किसके इक्वल है? ई नोट अपॉन के। ये मान लेते हैं इक्वेशन आपकी सेकंड है। ठीक है, तो आपके पास ई नोट का भी पता है और ई का भी पता है। अब अगर आपसे पोटेंशियल पूछता हूँ कि व्हाट विल बी द पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल। देखो बच्चों, पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको मैंने ये बताया है, V इक्वल टू ई डी। V इक्वल टू ई डी, ये पोटेंशियल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और डिस्टेंस यानी कि जो प्लस और माइनस चार्ज है उनके बीच की कितनी डिस्टेंस है, वो कितनी दूर तक मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पे जब मैं पोटेंशियल फाइंड करूंगा तो मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, आई हैव टू इलेक्ट्रिक फील्ड। एक तो ई नोट है
और दूसरा डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। डाइलेक्ट्रिक के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है और डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या आपका अलग है। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपके सेम नहीं है। These are not equal to each other. So what we have to do? तो मेरे पास दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दो दो है तो पोटेंशियल भी क्या होंगे, दो दो होंगे और दोनों पोटेंशियल को क्या करना पड़ेगा, अपने को ऐड करना पड़ेगा। सो नेट पोटेंशियल विल बी, पहले मैं ले लेता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट, ई नोट इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ई नोट कहाँ तक, ई नोट आपका यहाँ पे है और एक यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी डी माइनस टी, यानी पूरी डी में से टी को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो मैं इसको लिखूंगा डी माइनस टी प्लस, अब मैं बात करता हूँ अंदर के जो इस साइड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ई कितनी दूर तक है आपका, टी डिस्टेंस तक, तो ये हो जाएगा ई इंटू टी एप्सिलॉन नोट, तो सॉरी ई नोट है, ई की वैल्यू यहां से रख दो, ई नोट अपॉन के, ई नोट अपॉन, ई नोट आपका कॉमन आ सकता है, तो ई नोट को आप बाहर क्या ले लो कॉमन, तो v की वैल्यू आ गई ई नोट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये आपका पोटेंशियल आ गया। नाउ वी विल फाइंड कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन V, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन V, तो स्टूडेंट Q अपॉन V ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है, Q अपॉन V, V होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल का फॉर्मूला ये आ गया आपका। दिस इज द पोटेंशियल, ई नोट, ई नोट की वैल्यू बताओ, ई नोट की वैल्यू है Q अपॉन एप्सिलॉन नोट ए, तो यहां मैं लिख सकता हूं Q अपॉन एप्सिलॉन नोट ए, और Q से Q कट जाएगा और एप्सिलॉन नोट ए कहां चला जाएगा ऊपर, तो C का ये फॉर्मूला बनेगा। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट A अपॉन D माइनस टी प्लस टी अपॉन के, और K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, K क्या है यहाँ पे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अच्छा एक बात और, एक और कंडीशन पे अपन थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं, ये टॉपिक कर ही रहे हैं तो फिर एक छोटी सी बात और करते हैं अपन। देखो C का जो अपने पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये आ गया, C इज इक्वल टू आ गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस टी अपॉन में क्या आ गया K, ठीक है। अगर ये डाइलेक्ट्रिक आपका इतनी दूर है, सपोज करो मैंने इस डाइलेक्ट्रिक को यहां से पूरा ही ले लिया यहां तक, यानी ये इतना बड़ा, मतलब पूरा इसको डाइलेक्ट्रिक से पूरा ही भर दिया मैंने इसको। अब जो स्मॉल टी है, स्मॉल टी वो बढ़ के आपकी किसके इक्वल होगी, डी के इक्वल होगी, यानी इस इन दिस केस जब आपका पूरा कैपेसिटर है वो पूरा डाइलेक्ट्रिक से भरा हुआ है, कंप्लीटली फिल्ड, इन दैट कंडीशन स्मॉल टी इज इक्वल टू डी, आपका जो स्मॉल टी है वो किसके इक्वल होगा, डी के इक्वल होगा। तो चलो जहां जहां टी वहां वहां क्या लिखो डी, डी से डी क्या हो जाएगा कैंसिल, के कहां चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा सी नोट अभी आपने यहाँ पे लिखा था, सी नोट की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी, यानी कि विदाउट डाइलेक्ट्रिक आपका कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी होता है। देखो ये रहा, तो ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये किसकी वैल्यू है सी नोट। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जब भी अपन है ना कोई के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का
अगर अपन कोई मटेरियल फिल करते हैं तो उसका जो डाइलेक्ट्रिक है कम होगा या बढ़ेगा, तो अपन कहेंगे पहले तो कैपेसिटेंस सी नोट था, जैसे मैंने ना के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक डाइलेक्ट्रिक फिल किया इसमें, तो अपना जो कैपेसिटेंस है वो के टाइम्स बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उनके बीच में स्पेस है या एयर है, तो वहां पे डाइलेक्ट्रिक जो कैपेसिटेंस है उसका क्या होता है, कम होता है। लेकिन अगर आपने उसमें डाइलेक्ट्रिक भर दिया, यू फिल्ड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बिटवीन दीज टू प्लेट्स, तो आपका 100% श्योर है कि आपका जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, कैपेसिटेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो ये डेरिवेशन यहाँ तक आपको होना, इसके थ्योरी के जो नोट्स है वो मैं आपको भेज दूंगा, और ये वीडियो आप चाहो तो रिवाइंड करके फिर से आप पढ़ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।